प्रिय मित्रों, AFEIS में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और इस वीडियो लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाओं पर। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणाएं जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए लिखने के रूप में मित्रों कहीं कहीं EI का भी इस्तेमाल करेंगे और आपको मालूम है कि इसी के पैरेलल एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल होता है, वह है IQ। ये जो है ना आपके इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट है कि आप में कितना अधिक ज्ञान है। इसका संबंध पूरी तरह से बुद्धि से है। देखिए, यहाँ ई शब्द नहीं है, यहाँ आई है। ये इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है और क्यू कोशेंट यानी कि एक संख्या, अनुपात, डिग्री कह लीजिए। तो यहाँ जो कुछ भी है वो इंटेलिजेंस से बुद्धि है। लेकिन यहाँ जो है आप देखते हैं कि इंटेलिजेंस तो है ही है, उसके साथ ही साथ इमोशन भी है। यहाँ दोनों चीज़ें हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि सबसे पहले IQ को ही सब कुछ माना जाता था कि इसी से जीवन में सफलता मिलती है, चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो। लेकिन बाद में 1950 से लगातार रिसर्च करते करते व्यक्ति धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नहीं, जो EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 1995 में जैसे ही डैनियल गोलमैन की किताब आई थी इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई कैन मैटर मोर देन IQ, सीधे सीधे देखिए वो IQ पर अटैक कर रहे हैं। व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, कि IQ से ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस किताब के बाद से आप यूं कह लीजिए कि EI की खूब बात होने लगी, इमोशनल इंटेलिजेंस की खूब बात होने लगी। और डैनियल गोलमैन ने बाकायदे ये बताया, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही थी। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जो हमारे जीवन में जो सफलताएं मिलती हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसमें जो 80% रोल होता है, 80% रोल EI का है, इमोशनल इंटेलिजेंस का है। इमोशनल इंटेलिजेंस मात्र 20%, रिमेनिंग जो 20% रोल है, यही केवल IQ का है। यहां वो बात कह रहे हैं 80%, सोच करके देखिए 80% रोल EI, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपको दूसरों से जोड़ता है। ये जीवन का व्यावहारिक पक्ष है। इसी पर आगे चल करके हम अवधारणाओं के तहत अभी डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्ञानी ध्यानी हो गए हैं और अपने प्रोफेशन में बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे हैं, तो आपको सफलता मिल जाएगी। उसका रोल है, नो डाउट, कि अगर मुझे किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है तो स्वाभाविक है कि फिर ज़िंदगी में सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अगर मेरे पास ज्ञान है तो फिर सब कुछ है। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये कि ये जो EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये कोई जन्मजात नहीं है। इसे बाकायदे लर्न किया जा सकता है और सिखाया जा सकता है। इसे बाकायदे इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। यानी कि आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये सीखी जाने वाली योग्यता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे सीखा जा सकता है, सीखी जाने वाली योग्यता है, राइट। तीसरी बात उन्होंने इसी के साथ एक और जोड़ी थी कि हालांकि ये सीखी जाने वाली योग्यता है, लेकिन इसकी एक रेंज है, इसकी एक परिधि है, या यूं कह लीजिए कि इसकी एक सीमा है। और सीमा क्या है? सीमा के तहत उन्होंने बेसिकली बायोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना, जिसे आप कह लीजिए जैविक कारण। बायोलॉजी, जैविक कारण, मतलब ऐसा नहीं कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस सभी में किसी भी सीमा तक डाल सकते हैं। उदाहरण उन्होंने दिया, उन्हीं का ही उदाहरण है, जैसे ब्लड प्रेशर, राइट। ब्लड प्रेशर, जैसे जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर या तो हाई होगा या लो होगा, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, नहीं रख पाएगा अपने इमोशंस पर कंट्रोल। तो सीधी सी बात है कि जब तक इसके ब्लड प्रेशर को हम बिल्कुल ठीक नहीं कर लेते, तब तक फिर EI और IQ में, EI ही कह लीजिए, ये अपने आप में ही सफिशिएंट है,
ये चीज स्थापित नहीं हो सकती। जैसे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो देखिए वो बेकाबू हो जाएगा, उसके अंदर गुस्सा वगैरह सब की भावना आने लगेंगी। तो जैविक कारण उन्होंने बताया। इसी के तहत एक है डिप्रेशन। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और ये डिप्रेशन के अपने रीजंस होते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, तो ये डिप्रेशन वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा जीवन में कैसे उत्साह में आएगा, कैसे उमंग में भरेगा, आप इसे कितना मोटिवेट कर सकेंगे चीज़ों के लिए, वो आगे नहीं आएगा। तो उन्होंने जैविक कारण भी बताए। इसी के साथ ही उन्होंने एक बात और कही थी जो एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि बाद में उतनी ज़्यादा सही नहीं हुई। देखिए गोल्डमैन की जो थ्योरी है वो आपको मालूम है 1995 की है, राइट। तो मतलब वक्त था कि उन्होंने जो बातें बताई हैं उनका परीक्षण किया जा सके। तो उन्होंने एक बात और कही थी जो इसी से जुड़ी हुई है, फर्स्ट पॉइंट से जुड़ी हुई है। यहां हम देख रहे हैं जीवन की सफलता के लिए 80% EI का रोल होता है। और फिर सीधी सी बात है, ये हम लोग भी मानते हैं, आप भी जानते हैं, कहा भी जाता है, जो सही भी है, कि भावना का जो आवेग होता है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाएं भावुक होती हैं, राइट। महिलाएं भावुक होती हैं। अगर महिलाएं भावुक होती हैं तो सीधी सी बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की संभावना उनमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और वैसे भी देखिए कि खासकर अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय महिला जैसे ही विवाह होकर के अपने ससुराल आती है, उसको कितने तरह के इमोशंस में जीना पड़ता है, आप खुद सोच करके देखिए। सास ससुर के साथ उसके संबंध अलग है, पति के साथ अलग है, देवर के साथ अलग, जेठानी के साथ अलग, समाज के बाहर के लोगों के साथ अलग, रिश्तेदार और उनके साथ अलग, और वो सब चीज़ों को मैनेज कर रही, सबसे अलग अलग तरीके का व्यवहार कर रही है, निर्धारण कर रही है। तो वो लगातार अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को मैनेज कर रही है। तो इनके पास EI सबसे ज़्यादा है। तो गोल्डमैन ने एक भविष्यवाणी की थी कि चूंकि महिलाएं EI में, इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे आगे रहती हैं, तो इसीलिए जीवन के दूसरे क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। लेकिन वो हमें देखने में नहीं आता है। अब ठीक है, देखने में नहीं आता, उसके दूसरे भी बहुत से कारण हैं। हमारा सामाजिक वातावरण, पुरुष प्रधान समाज, वैल्यू सिस्टम, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके आगे आने में बाधक बनी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि इसीलिए वो आगे नहीं आ रही हैं, क्योंकि गोल्डमैन की जो थ्योरी है कि महिलाओं में EI सबसे अधिक कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है, वो गलत है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि इनकी यह जो अवधारणा थी या यह जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरह सही दिखाई नहीं देती। तो मित्रों, ये गोल्डमैन ने, डैनियल गोल्डमैन ने ये 4 बातें महत्वपूर्ण कही। शुरू में मैंने 3 का नाम लिया था, उसमें चलिए एक और हम ऐड कर देते हैं, तो अब उसे आप 4 मान लीजिए। वैसे तो उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन हम यहाँ 4 को लेकर के चलते हैं और ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा उदाहरणों को समझने के लिए। मैं रिपीट कर देता हूं मित्रों कि जीवन में सफलता जो हमें मिलती है 80% उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल होता है। IQ का रोल केवल 20%, यानी कि बुद्धि का रोल। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक सीखी जाने वाली योग्यता है, उसे सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है, लेकिन थर्ड पॉइंट में है कि उसकी एक सीमा होती है, और उस सीमा को उन्होंने जैविक सीमा माना है, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन के उदाहरण से, जैसा कि मैंने समझाया। और फिर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चूंकि महिलाओं में इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, तो वो आगे चल करके बहुत अच्छे अच्छे पदों पर वो पहुंचेंगी, वो ज़्यादा सामाजिक जीवन में सफल होंगी। मित्रों, जो डैनियल गोल्डमैन है, डैनियल गोल्डमैन ने अपनी अवधारणाएं दी, बताया, उन्होंने डिटेल में इसको समझाया। और उसी के आसपास 1995 में डैनियल गोल्डमैन की किताब आई, और 1997 में एक और मनोवैज्ञानिक मित्र हुए हैं, 2 मित्र रहे हैं। उसमें है सेलोवी, ये इनका भी नाम शायद आपको पढ़ने को मिले, सेलोवी प्लस मेयर। इन्होंने 1997 में इमोशनल इंटेलिजेंस पर कुछ लिखा, राइट। बहुत ही संक्षिप्त में मैं केवल रेफरेंस के लिए यहाँ बता रहा हूँ। डिटेल में हम लोग डैनियल गोल्डमैन के मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, या कह लीजिए उनकी अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और उसका रीज़न ये है कि सेलोवी और मेयर ने जो बात बताई है वो ऑलरेडी डैनियल गोल्डमैन में इंक्लूडेड है। मैं इशारा बीच बीच में करता जाऊंगा कि देखिए सेलोवी और मेयर ने ये बातें कही हैं, उन्होंने कुछ और बातें उसमें ऐड की हैं, लेकिन दोनों में कोई बहुत मूलभूत अंतर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही फंडामेंटल दोनों कोई अलग अलग बात कर रहे हैं, फंडामेंटली अलग अलग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
जो सेलेवी और जो मेयर हैं, देखिए उन्होंने खासकर भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी एक योग्यता मानते हुए 4 चीजें बताई। इसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, एक शब्द उन्होंने दिया, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, परसीविंग। इसका मतलब है कि परसीविंग इमोशंस, कि आप अपने इमोशन को और दूसरों के भी इमोशन को, देखिए जब भी हम इमोशन की बात करें तो हमेशा दोनों पक्ष होते हैं। ये अपने इमोशन को भी आपको समझना है और दूसरों के भी इमोशन को समझना है, क्योंकि आपको लगातार दूसरों के साथ बात व्यवहार करनी है। तो यहां जो प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है देखना, और यहां देखने का अर्थ है समझने से, कि आप अपने इमोशन को समझें और दूसरों के इमोशन को भी समझने की कोशिश करें। राइट, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बातें करूंगा, आगे फिर आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि जब हम अपने इनको समझ लेते हैं, अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं, तो उन भावनाओं को समझने के बाद बहुत जरूरी होता है कि उन्हें विचार के साथ जोड़ें, या यूं कह लीजिए कि चिंतन के साथ जोड़ें। बहुत जरूरी है। यही तो यहां पर जो चिंतन है, जो विचार है, इसे ही आप कह लीजिए बुद्धि। बुद्धि के साथ उसका तालमेल बैठाना है, और यही ईआई है, क्योंकि अदरवाइज हम भावनाओं के आवेश में आकर के ही कदम उठा लेते हैं, जिसे उन्होंने कहा इंग्लिश में यूजिंग इमोशन टू फैसिलिटेट थॉट प्रोसेस। यानी कि ये जो आप भावनाओं को समझ चुके हैं, अब इन भावनाओं को आपको थॉट प्रोसेस से गुजारना है, यानी कि विचारों के साथ उसका तालमेल बैठाना है। ये नहीं कि भावना मन में उठी और आपने उसी हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, बल्कि उन भावनाओं पर थोड़ी देर रुकिए और विचार कीजिए कि अब इसके साथ आपको करना क्या है, अपनी भावनाओं को भी समझ करके और दूसरों की भावनाओं को भी समझ के। ये सेकेंड पॉइंट है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया वो था, अब यहां पर उन्होंने दिया है भावनाओं को समझना। अब यहां पर उन्होंने दे दिया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्षीकरण के लिए समझना शब्द का यूज किया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक अलग मामला है। प्रत्यक्षीकरण का तो देखिए मतलब है कि आप उन्हें सीधे सीधे देख रहे हैं, तो मैंने एक तरीके से उसका सरलीकरण कर दिया है समझना। तो ये जो समझना है, मूलतः ये कह लीजिए कि जैसे आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सामान्य तौर पर। लेकिन जब आप थोड़ी देर तक रहते हैं, थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं, तो आप उसे गहराई से समझते हैं। तो यहां जो अंडरस्टैंडिंग इमोशन है, ये गहराई से समझने की बात है। गहराई से समझने का मतलब है कि कभी कभी होता क्या है कि हमारे अंदर एक साथ विरोधी भावनाएं पैदा होती हैं, और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जहां विरोधी भावनाएं होंगी वहां बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, एक पिता अपने बेटे की किसी गलती पर उससे बहुत नाराज होता है कि तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे और ये था और फलाना हो गया था, मरना था क्या, तुमको समझ में नहीं आती है, तुम्हारी हम गाड़ी वापस ले लेंगे, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख लेंगे, अब से गाड़ी मत चलाया करो, खूब डांट रहा है। तो उसके पिता के अंदर कौन सी भावना है? क्रोध की भावना है, राइट। लेकिन पिता की जो ये क्रोध की भावना है, आपको नहीं लगता कि वो बेटे के प्रति कंसर्न भी है, और उसमें कहीं ना कहीं करुणा की भावना का भी समावेश है? करुणा की भावना का भी समावेश है। वो जो डांट रहे हैं, वो क्रोध जो है वो प्योर क्रोध नहीं है कि अपमानित करने वाला क्रोध, नो, उसमें करुणा की भावना भी। अब आप देखिए कि दिखाई दे रहा है क्रोध, लेकिन उसमें करुणा भी समाया हुआ है। अब ये जो बेटा है, अगर वो ईआई उसका ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, तो अपने पिता पर नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मेरे पिता हैं वो मेरे हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो इस पर गुस्सा हो जाएगा कि आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या हो गया, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है ना, आप मेरा लाइसेंस लेकर के दिखाइए, कैसे आप गाड़ी नहीं देते हैं, बात खत्म हो गई, गड़बड़ हो गया। तो इसको यहां पर उन्होंने कहा है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भावनाएं हैं उनको बहुत ही गहराई से समझना। और इसके बाद जो चौथा जो पॉइंट है मित्रों, वह है भावनाओं का प्रबंधन करना, मैनेजिंग द इमोशंस, प्रबंधन। फिर आप उसको मैनेज कीजिए। आप समझ गए हैं, समझने के बाद अब उसको देखिए कि कितना अभिव्यक्त करना है,
सॉफ्ट करके अभिव्यक्त करना है या ज्यों का त्यों अभिव्यक्त करना है, या और ज़्यादा मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, आप उसने कोई गलती कर दी है, आप उसे डांटना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में गुस्सा है, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि यार बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाएगा, तो फिर आप उतने ज़्यादा गुस्सा से नहीं डांटेंगे, उसको सॉफ्टली डांटेंगे, क्योंकि आप उसकी भावनाओं को जानते हैं। या आपके अंदर बहुत थोड़ा गुस्सा आया है लेकिन बच्चे को डराना है, तो आप उसे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे को डांटो ही मत, अभी एकदम ये डर जाएगा, तो आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेंगे। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई, यही है प्रबंधन, उसको आप मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, सेलोवी और मेयर ने खासकर उनका जो मॉडल है उसके तहत ये 4 बातें कही हैं। देखिए, 4 बातों की चर्चा मैंने जानबूझकर अलग से इसलिए की है कि आपके दिमाग में जिस कॉन्सेप्ट को लेकर अभी हम आगे बात करने जा रहे हैं, उसकी एक भूमिका बन जाए कि बेसिकली है क्या। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है कि हो गया, वो बकायदे एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप लास्ट स्टेज में उस मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अचानक कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम ये करने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर हमें इसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। ये हमारे मैकेनिज्म में, हमारा जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में ये समा जाता है। और समाने के बाद हमारे दिमाग का जो कंप्यूटर है वो इतना तेज है कि वो सेकंड में सारा प्रोसेस करके आपको अपना कंक्लूजन दे देता है कि अब आपको इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो बेहतर है कि शुरू से ही हम इस पर ध्यान देने लगें। ध्यान देने लगेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे हमारी ऑटोमेटिक हैबिट में शामिल हो जाएगा, और हमारे जो डिसीजंस होने लगेंगे वो बहुत ही परफेक्ट होने लगेंगे। लोगों के साथ हमारे संबंध बेहतर होने लगेंगे, लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, लोग हमसे मिलना चाहेंगे, लोग हमारा नेतृत्व स्वीकार करना चाहेंगे, लोग हमारा साथ देंगे, और हमारा मन भी आप सोचिए कि कितना शांत, स्थिर और सॉफ्ट होगा, आपको अच्छा फील होगा। मित्रों, ये बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, सिविल सर्वेंट बनने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको आपको बहुत ध्यान से न केवल सुनना और समझना ही है, बल्कि बहुत ही सतर्कता के साथ अपने जीवन पर लागू भी करना है। राइट। अब आइए, अब हम इसके अवधारणाओं पर बात करते हैं। और ये जो अवधारणाएं हैं, ये कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से डेनियल गोलमैन की दी हुई हैं। राइट। जो उन्होंने 1995 के अपने बुक में जो डिटेल में जो बातें बताई हैं, हम उन्हीं को लेकर के चलेंगे। और डेनियल गोलमैन के अनुसार फ्रेंड्स, ये जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसे उन्होंने बेसिकली 5 प्रकार की योग्यताएं, अगर आप चाहें तो इन 5 योग्यताओं को आप बकायदे 5 तरह की क्षमताएं भी मान सकते हैं। जो भी आप कहना चाहें, इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन है। मतलब जब ये 5 योग्यताएं या 5 क्षमताएं मिल जाती हैं और मिलकर काम करती हैं, तब सही मायने में इमोशनल इंटेलिजेंस की स्थिति आती है। बीच में हम जहाँ भी रुक जाएंगे, कहीं भी रुक जाएंगे, तो मान करके चलिए कि वह चीज़, वह बात अधूरी रह जाएगी। राइट। तो इससे पहले कि मैं उन 5 पर अलग अलग चर्चा शुरू करूं, बेहतर होगा कि आपको थोड़ी सी झलक उन 5 की यहाँ बता दूं। जो पहला है वो कहते हैं स्व जागरूकता। आगे चलकर हम इसकी चर्चा करेंगे। स्व जागरूकता, जिसे कहते हैं आप सेल्फ अवेयरनेस। दूसरे में वो कहते हैं आत्म नियमन। आत्मनियमन, इंग्लिश में आप इसे कहेंगे सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करना। तीसरा है आत्म अभिप्रेरण। यहाँ आत्म से मतलब स्वयं से है ना, खुद, स्वयं, सेल्फ। यह है सेल्फ मोटिवेशन। और इसके बाद चौथे में वो कहते हैं समानुभूति, जिसके बारे में आप जान चुके हैं, ये है एम्पैथी। और
5वें में फिर वो कहते हैं सामाजिक दक्षताएं, यानी कि सोशल स्किल। ये 5 बातें उन्होंने बताई हैं और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि इन 5 बातों में वो सारी बातें ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं जो इससे पहले सेलोवी और मेयर ने बताई थी। और सच पूछे तो सेलोवी और मेयर की तो जो बात है वो 1997 की है, उनके बाद की है, यानी कि डेनियल गोलमैन के बाद की है, इनसे बात की है। इनमें ऑलरेडी वो चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, इसलिए मैंने खासकर उनके मॉडल के बारे में या उनकी धारणाओं के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानकारी नहीं दी है। थोड़ी सी यहाँ हम आइए डिटेल में देखते हैं और इन 5 को अब अलग अलग करके हम यहाँ देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, और ये जो अवधारणाएं हैं ये डेनियल गोलमैन की हैं, और अगर बीच बीच में मैं डेनियल गोलमैन का नाम नहीं लेता हूँ तो आप मान करके चलें कि ये उन्हीं की धारणाएं हैं। हाँ, जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो डेफिनेटली उदाहरण तो आप अपनी तरफ से रोजाना उन्हें अनुभव कर रहे हैं, उसी में से उठा करके कोई भी दे सकते हैं। उदाहरण हो सकता है कि उनके ना हो। ठीक, तो आइए अब हम पहली अवधारणा देखते हैं, पहली योग्यता देखते हैं, पहली क्षमता देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्या होना चाहिए। वह है स्व जागरूकता, यानी कि आप पहले खुद को अवेयर कीजिए, आप जागिए। स्व जागरूकता का मतलब है आप तो जागिए, सेल्फ अवेयरनेस। जिंदगी बड़ी विचित्र सी चीज है दोस्तों। बोल चाल में हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, अरे अरे यार तुमको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम बनो मत। तुम जितने अपने को नहीं जानते ना, तुम जितना अपने को नहीं जानते उससे भी ज्यादा मैं तुमको जानता हूं। तुम अपने को जानते ही क्या हो, तुमको कुछ नहीं मालूम है कि तुम क्या हो। और मजेदार बात ये होती है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते और दूसरों को जानने का दावा करते हैं। यही तो विडंबना है जीवन की मित्रों। खैर चलिए, देखिए अब स्व जागरूकता की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये जितनी भी चीजें हैं याद रखिए कि इनका संबंध भावना और विचारों से है। दरअसल विचारों के बारे में तो हमारी जानकारी कमोवेश होती भी है, लेकिन इनफैक्ट भावनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती। हालांकि ऐसा नहीं कि विचारों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे अपने विचार भी बड़े जटिल होते हैं, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, धुंधलापन उनमें होता है और हमें लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि हम द्वंद्व में घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी विचारों पर हमारे पैर टिके रहते हैं। लेकिन इमोशंस, जैसा कि मैंने कहा कि ये तो हिलती हुई धरती है, या यूं कह लीजिए कि हम दलदल पर खड़े हैं, या कह लीजिए कि एक समुद्र के तल पर खड़े हैं जिसमें थोड़ा सा पानी आ रहा है और जैसे ही लहरें बाहर जाती हैं हमारे पंजों के नीचे की थोड़ी सी जो रेत है वो खिसक जाती है और हम थोड़े से नीचे चले जाते हैं। हम यानी कि बहुत ठोस जमीन पर खड़े नहीं हैं। इमोशंस का इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर इस प्रकार से होता है। राइट, तो जब हम स्व जागरूकता की बात करते हैं तो देखिए 2 चीजें होती हैं। पहली बात कि हम अपनी जितनी भी चीजें अब इमोशंस के तहत आती है, देखिए इमोशंस का मतलब केवल भावनाओं से नहीं है। भावनाएं प्लस हमारी जो अनुभूतियां होती हैं ये भी इसी के तहत आ जाती हैं। हमारा जो स्वभाव होता है, स्वभाव भी इन्हीं सबसे बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉकटेल टाइप का हो जाता है, इसमें और चीज़ें मिल जाती हैं। स्वभाव है, इसी में फिर हमारे जो जीवन के मूल्य हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमारे जीवन के उद्देश्य भी आ जाते हैं, प्लस हमारी अपनी जो क्षमताएं हैं वो भी आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ हमारी जो अपनी वीकनेसेज हैं, जो कमजोरियां हैं वे भी आ जाती हैं। हमारे पास कुछ ज्ञान का भंडार होता है, ये भी आ जाता है। तो ये आप पाएंगे कि खासकर ये है, ये इनमें कहीं ना कहीं विचारों का समावेश होता है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे भावनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, स्वभाव हैं, मूल्य है, मूल्य में तो दोनों चीज़ें होती हैं, ले लीजिए आप, तो इमोशंस वाली चीज़ें हैं। इसका मतलब है जो पहला है कि इनका बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान, यहाँ ज्ञान को जो मैंने पहले ज्ञान लिखा है इसको आप विचार भी कह सकते हैं और चाहे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। इनकी बहुत अच्छी समझ आपके पास होनी चाहिए कि आप समझ रहे हैं। राइट, और सच पूछिए तो यहाँ मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि दूसरों के बारे में भी इस तरह की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि दूसरों के बारे में समझना उतना आसान नहीं होता कि उसकी भावनाएं, उसकी अनुभूतियां और स्वभाव क्या है। अगर हम समझ सकें तो सोने में सुहागा है। लेकिन यहाँ डेनियल गोलमैन थोड़ी सी दूसरी बात कह रहे हैं कि मैंने इनको समझ लिया
और समझने के बाद मैं अब एक व्यवहार के लिए तैयार हूं। मतलब अब मैं एक्शन करने जा रहा हूं, मैं बोलने जा रहा हूं, मैं कुछ करने जा रहा हूं, जो भी है, मैं आदेश देने जा रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, मैं पूछने जा रहा हूं, कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, मतलब आई एम रेडी। इन सब को समझने के बाद मैं एक्शन के लिए तैयार हूं। तो सेकेंड पॉइंट में वो कहते हैं कि नहीं, अब मुझे यह भी समझना होगा कि मेरी यह जो तैयारी है, मेरा यह जो एक्शन है, या यूं कह लीजिए कि इन सब चीजों से मेरा व्यक्तित्व बन गया है। यानी कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस ये बात वो कहते हैं कि मुझे इनकी बहुत अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे ये नहीं मालूम है कि दूसरा इसे किस रूप में लेगा, तो स्वाभाविक है कि मैं अब जो कुछ भी हूं मैं कह दूंगा, लेकिन सामने वाला तो ज्यों का त्यों नहीं है ना। हर व्यक्ति एक ही नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग है। संस्कृत में एक श्लोक है, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, यानी कि प्रत्येक पिंड में जो बुद्धि, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अलग अलग है। सभी के स्वभाव, सभी की भावनाएं, अनुभूतियां, मूल्य, उद्देश्य, क्षमता, कमजोरियां सब तो अलग अलग हैं। इसका मतलब है, भले ही इसको दूसरों पर प्रभाव के रूप में डेनियल गोलमैन कह रहे हैं, लेकिन कह वो यही रहे हैं कि हम दूसरों की भी इन चीजों को समझें, क्योंकि तभी तो आप यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, और जब इन दोनों को आप समझ लेते हैं तो फिर आप एक्शन में आ जाते हैं, फिर आप अपनी बात रख देते हैं। देखिए, जब मैं एक्शन कह रहा हूं तो यहाँ सारी चीजों को ले लीजिए। उसमें एक्शन का मतलब केवल कार्य मत समझिए। आप बोलना भी आपका एक्शन है। किसी से आप कुछ पूछने जा रहे हैं, अपने बॉस से कोई चीज पूछने जा रहे हैं, तो अब आप सोचिए ना कि भाई आप अपने बॉस से अगर कुछ पूछने जा रहे हैं तो उस समय बॉस का मूड ठीक हो। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि सर मुझे छुट्टी चाहिए 1 सप्ताह के लिए, तो बॉस का मूड देखिए ना कि अभी मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो उनकी भी भावनाओं को समझिए। पता लगा कि आपका बॉस ऐसा है जो आपको कभी भी छुट्टी नहीं देता, तो फिर कहने से कोई फायदा नहीं, कहने से बचिए, अवॉइड कीजिए। तो ये सारी प्रक्रिया केवल एक हमारे व्यावहारिक पक्ष को ही सही करने वाली प्रक्रियाएं हैं। दूसरों पर प्रभाव। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जिसकी चर्चा हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गोलमैन भी उसी बात को कह रहे हैं कि दरअसल ये जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे मनोभाव होते हैं, ये मनोभाव बहुत ही जटिल होते हैं, बहुत ही जटिल होते हैं, बहुत ही इनमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक तो इतने सारे भाव, और फिर कई सारे भाव मिलकर के एक समय में, कोई ऐसा थोड़ी कि एक ही भाव होता है, उसमें ढेर सारे भाव होते हैं। उनमें से कोई एक भाव आप यूं कह लीजिए कि प्रबल हो जाता है तो हम उसका नाम जानते हैं, बाकी तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें उसमें शामिल रहती है, बहुत छोटी छोटी चीजें शामिल रहती है। तो अब आप इनकी जो जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं की बारीकियों को समझिए कि भाई ये जो बात कह रहा है, ये जो सामने वाला है, या मेरे अंदर जो भावनाएं आई हैं, उसमें से कौन कौन सी चीजें शामिल है। देखिए, इसको आप बहुत टेक्निकल मत लीजिए कि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि मैंने इससे पहले वाले मॉडल की बात करते हुए मैंने बच्चे का उदाहरण दिया था कि पिता अपने बेटे को डांट रहा है, और वो डांटने में क्रोध है और साथ ही साथ करुणा का भाव भी है। तो वहाँ दोनों एक विरोधी भाव है, करुणा और जो क्रोध है, दोनों अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं ना, अलग अलग पोल पर हैं। और बीच में और भी जा कुछ है, चिंता है, चिंता है, चिंता भी तो है कि बच्चे को कुछ हो जाए तो। और सच पूछिए तो चिंता के साथ साथ भय भी है कि यार अगर इसको कुछ हो गया तो क्या होगा, इलाज कैसे कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास फिर पैसा नहीं है, या गाड़ी खराब हो गई तो मैं इस गाड़ी को ठीक, तो वहां भय भी है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी बारीकियां हैं। तो इन भावों को समझना उतना आसान काम नहीं होता है। तो मित्रों, यह गोलमैन ने कहा, यानी कि इसे आप और भी सरल तरीके से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, और भी सरल तरीके से, मैं सरल की बात कर रहा हूं, कि
हमें अपने व्यक्तित्व को समझना है और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि दूसरे के व्यक्तित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और यदि मैं अपने व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहा हूँ तो सीधी सी बात है कि फिर मैं जो भी करने का निर्णय लूँगा उसके गलत होने की संभावना सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी। फ्रेंड्स, आप इस तथ्य को बड़े आराम से एडमिनिस्ट्रेशन पर लागू करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राइट, और एक नारेबाजी हो रही है सामने, जिंदाबाद मुर्दाबाद, है ना, किसी संप्रदाय के खिलाफ हो रही है, किसी वर्ग के खिलाफ हो रही है, जाति के खिलाफ हो रही है, प्रशासन के खिलाफ हो रही है, किसी के भी खिलाफ हो रही है। वो लोग खूब उग्र हैं, उग्र हैं, और आप जो हैं एसपी हैं या आप कलेक्टर हैं, और आपको मालूम है कि ये जो उग्रता है ये गलत है, ये सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत ही है, आपको मालूम है। और आप आदमी इस तरह की दादागिरी करे तो स्वाभाविक है कि गुस्सा होना बनता ही है आपका। आप गुस्सा भी है, क्रोधित भी है। अब आप क्या करेंगे? तो आपके इनके व्यक्तित्व को समझना होगा ना। अगर आप भी अपने को कि नहीं नहीं वो गलत कह रहे हैं और सीधे सीधे आप लड़ भिड़ जाएंगे तो पता लगा कि इनकी उग्रता तो और ज्यादा बढ़ गई, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा ना। तो दोनों को ही समझना होगा, खुद को भी और सामने वाले को भी। आइए मित्रों, अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, और जो सेकेंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वह है आत्मनियमन। आत्मनियमन, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ, आत्म का होता है सेल्फ, सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन वही रेगुलेटर, जिसे आप नियमन कह सकते हैं या आप चाहे तो इसे प्रबंधन भी कह सकते हैं, कि आपके अंदर जो भावनाएं विचार जो उठे हैं उनको रेगुलेट कैसे करेंगे। रेगुलेट ये नहीं कि जो कुछ भी मन में आ रहा है वह आप बोल दें, कह दें, एक्शन ले लें, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को यूं कह लीजिए कि नियंत्रण में रखना होगा। नियंत्रण में रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने को रोक ही देना है, ऐसा नहीं है। यहां मतलब रोक देने से नहीं है, मतलब इस बात से है कि आप जो करने जा रहे हैं वो किस सीमा तक करेंगे। मान लीजिए कि आपको गुस्सा ही आ रहा है, तो अब होगा यहां ये कि आपको कितना गुस्सा करना है। एकदम फट पड़ना है कि जैसे कि साहब एकदम कुकर ब्रस्ट हो गया है, या थोड़ा सा प्रेम के साथ बोलते हुए गुस्सा भी दिखाना है, या क्या कितना गुस्सा दिखाना है। वह है आत्म नियमन। या किसी की प्रशंसा करनी है तो कितनी प्रशंसा करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतनी प्रशंसा कर दें कि सामने वाला फूल के कुप्पा हो जाए और गलतफहमी में भी पड़ जाए। गलतफहमी में ही पड़ गया कि यार साहब तो बस मेरे बिल्कुल फैन हो गए हैं और अब तो मैं चाहे कुछ भी करूं, साहब खुश हैं तो मैं, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो वही है आत्म नियमन। देखिए, आत्म नियमन का मतलब है कि हमारी अपनी जो भावनाएं हैं उनकी अपनी एक तीव्रता होती है, उनकी एक स्पीड होती है ना। इस तीव्रता को अब अभिव्यक्त होना है। कोई भी आपकी भावना हो, अगर वो अभिव्यक्त नहीं होना है तब कोई चिंता की बात नहीं है। यहां तो जो हम नियमन कर रहे हैं वो तो दूसरों के लिए कर रहे हैं ना। अगर मैं अकेले में ही हूं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे अंदर भावनाओं के कारण जो आवेग पैदा हुआ है और उस आवेग को अब मुझे अभिव्यक्त करना है, तो इसकी जो अभिव्यक्ति है इसकी सीमा क्या हो, ये है इसकी सीमा क्या हो। सीमा के अंदर ही वो चीज होनी चाहिए। सीमा की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट के वर्ड में ये हो जाएगा कि मैनेजमेंट की शब्दावली में कि उसका मुझे प्रबंधन करना है। मित्रों, एक जापान के बड़े प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हुए कुरोसावा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने अपने लोगों से कहा था, जो उनके साथ काम करने वाले होते थे, उनके जो शिष्य होते थे, कि खुशी मनाओ, खूब खुशी मनाओ, जितना एंजॉय करना है करो, लेकिन याद रखो कि अगर कोई चीज़ अपनी सीमा से बाहर चली जाती है तो वह अश्लील हो जाती है। कितनी अच्छी परिभाषा उन्होंने दी अश्लीलता की। सीमा, हर चीज़ की अपनी सीमा होती है। उससे कम अगर हम रहते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, और उससे अधिक जाते हैं तो उसका प्रभाव कम होता है, और यहां तक हो सकता है कि वो नष्ट ही हो जाए। बल्कि नष्ट क्या हो जाए, वो रिएक्शनरी हो जाए, उल्टा बूमरेंग की तरह हमारे ऊपर ही उसका प्रहार हो जाए। हर चीज सीमा के तहत होनी चाहिए। देखिए, अब मित्रों, इसके लिए उन्होंने 2-3 बातें बताई आत्म नियमन के लिए। पहली बात उन्होंने कही कि
जो भावना है, अगर आपको लगता है कि उसको अभी व्यक्त करना उचित नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप उसे रोक दीजिए, उसको मत अभिव्यक्त कीजिए, टाइम आने दीजिए ना, टाइम आने दीजिए। मान लीजिए कि सामने की भीड़ हिंसक है, अब हिंसक भीड़ को आप उपदेश देंगे या उसे और ज्यादा जलती हुई आग में गुस्सा होकर के पेट्रोल डालने का काम करेंगे। अक्सर होता है ना, हम गुस्से में आकर के क्या करते हैं, बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही, अच्छा अच्छा तू मार करके देख, अच्छा तू मार करके देखो, वो भी उबल रहा है कि अच्छा ठीक है तू मार करके देखो, फिर पता लगा कि उसने मार दिया। अब आप क्या करेंगे, आप तो कह रहे थे कि मार कर ही देख, मार करके देख, तो अच्छा मार दिया तो आप भी उसे मारने लगेंगे। अब वो आपको मारने लगेगा, मतलब एक फालतू का झगड़ा हो गया। अगर वहां हमें लग रहा है कि हमारा क्रोध उचित नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप उसका प्रबंधन कर रहे हैं, उसे रोक दे रहे हैं, ठीक है। बाकी बाद में आपको अवसर मिलेगा, बाद में अवसर मिलेगा तब आप अपनी बात कह दीजिएगा, राइट। दूसरी चीज है कि अगर आपको लगता है कि उचित तो है लेकिन एक सीमा तक, जो सामने वाला है, मान लीजिए कि चलिए आप कलेक्टर हैं और आप एक संवाददाता सम्मेलन में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संवाददाता जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वो बिल्कुल गलत प्रश्न पूछ रहा है, उसके पास फैक्ट सही नहीं है। आपको लग रहा है कि ये मेरी आलोचना करने के लिए पूछ रहा है, मुझे बदनाम करने के लिए पूछ रहा है, मुझे नीचा दिखाने के लिए पूछ रहा है, आप समझ गए हैं, और वो सच में इसी के लिए पूछ रहा है, तो आपका जो क्रोध है उसके प्रति स्वाभाविक है, क्रोध आना स्वाभाविक है, ठीक है। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। अगर आप इस पर क्रोधित हो जाते हैं, उल जलूल बोलते हैं, तो होगा क्या कि सम्मेलन के जितने भी लोग हैं जो दूसरे पत्रकार हैं, चूंकि तो उस बिरादरी के हैं, तो सारे के सारे एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और एकजुट होकर के आपकी आलोचना करने लगेंगे। और पता लगा कि अगले दिन सुबह का अखबार आपके विरुद्ध एक तरीके से हथियार के रूप में खड़ा है, मामला गड़बड़ हो गया। तो अब आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने इस नाराजगी का इजहार एक सीमा के तहत करेंगे। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि कभी कभी ये जो फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं, जब उलझलूल प्रश्न कर देता है कोई संवाददाता, तो यहाँ तक कि हाथापाई कर बैठते हैं, गाली गलौज देने लगते हैं, कैमरा उठा करके तोड़ देते हैं। ऐसी घटनाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो ये सही नहीं है। इसका मतलब है कि आप इमोशन के कंट्रोल में आ गए हैं, कंट्रोल में आ गए हैं। जब कंट्रोल में आ गए हैं तो बात खत्म हो गई। आप आपके अंडर में लोग काम करते हैं, बहुत से सबऑर्डिनेट हैं, किसी ने कोई गलती कर दी, अब उसकी गलती पर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसकी गलती पर आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि तुम गधे हो, बेवकूफ हो, तुमको किसने अफसर बना दिया, तुमको तो कुछ भी नहीं आता है, तुमको नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, मैं तुमको देख लूंगा, तुम्हारा मैं ट्रांसफर करा दूंगा, तुम्हारा प्रमोशन नहीं होने दूंगा। अब वो आपके विरुद्ध हो गया, तो वो प्रेरित तो नहीं होगा ना। आप अगर सही में इमोशनल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप उसको तरीके से समझाएंगे, या कई बार पहले भी समझा चुके हैं, तो आप उसको चेतावनी देंगे और अपनी भाषा की सौम्यता को बनाए रखेंगे। वह एक सीमा हो गई। तो इसको उन्होंने कहा आत्मनियमन, यानी कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। इसे ही जो है एक तरह से मैनेजिंग इमोशन कहा था। आप याद कीजिए जो हमने सेलोवी और मेयर की बात कही, पहला पॉइंट तो उसमें था अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, दूसरा उन्होंने यही कहा था कि आप अपने इमोशंस को फिर मैनेज कीजिए, हालांकि वो बिल्कुल चौथे पॉइंट में था, जिसे वो सेकेंड पॉइंट में गोलमैन लेकर आ रहे हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, बहुत ही सरल है और सब बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात यह है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये है सेल्फ मोटिवेशन, जिसे आप कहते हैं आत्म अभिप्रेरण। अभिप्रेरण शब्द प्रेरणा से बना हुआ है, मोटिवेशन से, अंग्रेजी में आप इसे कहेंगे सेल्फ मोटिवेशन। ये बहुत सरल है और आपको एकदम से समझ में भी आ गया होगा, और मुझे लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा विश्लेषण की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए अक्सर आपने महसूस किया होगा जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, निराश हो गए हैं, लग रहा है कि यार छोड़ दो, कहाँ से चक्कर में पड़ गए, कुछ और कर लो, तब फिर आपको क्या होता है, आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि आपके कुछ मुरझाए हुए पौधों में, या जो मन मुरझा गया है, इसमें कोई पानी डाल दे ताकि ये पत्ते फिर से खड़े हो जाए, टटके हो जाए, है ना, ताजे हो जाए।
तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन क्या है कि हम बाहर से ले लेते हैं। फिल्म में कोई अच्छा प्रसंग दिख गया, कोई गाना सुन लिया, कोई दोस्तों से बात कर ली, अच्छे वातावरण में चले गए, अच्छे लोगों से मिल लिया। अरे नहीं नहीं यार, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हम तैयारी करना छोड़ देंगे। ये सबके साथ होता है, तुम लगे रहो, ऐसा हार मत मानो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्यों चिंता करते हो, कुछ ना कुछ तो होगा। यार नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और कुछ करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी हम क्यों इससे हार माने। तुम पुरुष हो, तुमको हार नहीं मानना चाहिए। तुम आज की नारी हो, आज की महिला हो, आज की लड़की हो, तुम तो बहुत ही स्वाभिमानी हो, ऐसे छोड़ करके थोड़ी वापस जाओगी। इस तरह की बातें हम अक्सर करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन आ जाता है और हमारा जो मन मुरझाया हुआ, यानी कि हमारी जो भावनाएं जो बिल्कुल मुरझा गई थी, वो भावनाएं ताजी हो उठती हैं। ये भी भावनाएं है ना। तो उसमें क्या किया कि आपने प्रेरणा ले ली। लेकिन यहाँ जो बात है, यहाँ सेल्फ की है। मतलब आप इसके लिए किसी दूसरे का मुंह मत ताकिए कि वो आएगा तो ऐसा करेगा। नहीं, ठीक है, अगर आपको ऐसा वातावरण मिलता है तो कर लीजिए, अदरवाइज आप खुद इसके लिए सामने आइए और कोशिश कीजिए और अपनी भावनाओं को समझिए। और उन भावनाओं को समझने के बाद आप ये कहिए कि देखिए, जो आपका जो उद्देश्य है, आप एक उद्देश्य से लगे हुए हैं। अब आप इस उद्देश्य से हटना चाह रहे हैं, तो इसे हटने के कुछ कारण हो सकते हैं ना। हटने का कारण ये हो सकता है कि आपको कोई कह रहा हो कि तुम आओ और मेरे यहाँ ये नौकरी कर लो, तो आपके मन में लालच का भाव आ गया कि भैया ये जो नौकरी मिल रही है यार, इसको क्यों छोड़ो, चलो इसको कर लो। तो ये लालच आ गया, ये भावना पैदा हो गई। या कोई कह रहा है कि भैया अगर नहीं होगा तो जिंदगी भर बताओ, तुम तो क्या कहते हैं, बिना नौकरी के बेरोजगार रह जाओगे, तो फिर अपनी जिंदगी में करोगे क्या। तो फिर पता लगा कि आपके मन में भय आ गया। तो इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाती रहती हैं। तो आपको इन्हें समझना होगा। लालच, भय, इस तरह की जो चीजें होती हैं, शंका, इन सबको समझना होगा। और समझने के बाद फिर आपको ये सोचना होगा कि यार मैं एक बड़े उद्देश्य में लगा हुआ हूँ, एक बड़ा काम कर रहा हूँ। और इस बड़े काम करने में तो जो चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ तो बड़ी होंगी ही। और ऐसे दौर तो आते ही हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए दूसरों की ज़िंदगी, बायोग्राफी में, तो लगेगा कि नहीं, उनकी ज़िंदगियों में भी तो ऐसी चीज़ें आई थी। तो कोई बात नहीं, मेरे में भी आई है। कल का दिन आज जैसा नहीं है तो आज का दिन भी कल जैसा नहीं होगा। आज मेरे अंदर निराशा का भाव है, कल मेरे अंदर फिर से उत्साह का भाव आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने को प्रेरित कीजिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आपको हमेशा दूसरों के लिए ही इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। इस इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत आपको अपने लिए भी है। आप यहाँ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, जो ये अपने इमोशंस का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, इमोशंस के साथ जो इंटेलिजेंस को शामिल कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। उसी को इन्होंने कहा आत्म अभिप्रेरण। अब देखिए, आत्म अभिप्रेरण के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। थकान से कभी कभी हो जाता है निरुत्साहित, तो ठीक है, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ऊब होने लगती है, तो ऊब से बचने के लिए थोड़ा सा मनोरंजन की तरफ चले जाइए, जिसमें भी आपकी रुचि है। उस रुचि के हिसाब से थोड़ा सा फिल्में देख लीजिए, दोस्तों के साथ निकल जाइए, घूमने निकल जाइए, घर वालों से बात कर लीजिए। तो इससे आपकी ऊब कम हो जाएगी। आप ऐसे वातावरण में चले जाइए जो आपको मोटिवेट करता हो, या ऐसे समूह में चले जाइए, अच्छे लोगों के ग्रुप में चले जाइए, अच्छी संगति ले लीजिए, तो वहाँ आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। जब ऐसी चीज़ें हो तो फिर किसी भी तरीके से अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को आने से रोकिए, इसको रोकिए। नकारात्मक विचार मत आने दीजिए और एक प्रकार से ऑटो सजेशन दीजिए। ऑटो सजेशन, अपने आप से ही बात कीजिए, और जो बात होगी आपकी सकारात्मक तरीके से होगी। जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, सफलताएं मिलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, यही तो इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, एक बार में किसको सफलता मिली है। तो जब इस तरह से आप अपने आप को खुद सलाह देंगे, अपनी खुद थेरेपी करेंगे, सेल्फ थेरेपी से, तो आप देखेंगे कि आप उस निराशा की स्थिति से, जो इमोशन हावी हो गए हैं, निगेटिव इमोशंस जिन्होंने आपको अपने कब्जे में ले लिया है, उससे आप धीरे 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 मुक्त हो जाएंगे। तो इसे ही गोलमैन ने कहा सेल्फ मोटिवेशन। राइट फ्रेंड्स,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है समानुभूति, जिसे आप फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी। और इस एम्पैथी के बारे में तो आप पहले से ही जान चुके हैं, ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं वही चीज़ें यहाँ रिपीट होंगी। समानुभूति का क्या मतलब है? सम अनुभूति। किसके सम अनुभूति? यानी कि दूसरे के सम अनुभूति। तो सीधी सी बात है कि अगर ये सम में दो लोग हो गए, एक दूसरा हो गया और एक मैं हो गया, इन दोनों की अनुभूतियां एक होंगी ना, तो पहले तो आपको इन दूसरे की अनुभूति को समझना होगा कि भैया ये अभी कैसा महसूस कर रहा है, और फिर इसको समझने के बाद फिर आपको स्वयं को समझना होगा। लेकिन दोस्तों, जब हम दूसरे की अनुभूतियों को समझने की बात करते हैं तो याद रखिए कि ये अनुभूतियों को समझना उतना आसान नहीं होता है। आप कभी ये मत मान करके चलिए कि दूसरा जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा कह रहा है, वह बिल्कुल वैसा ही होगा। हो सकता है कि वह कोई चीज़ छिपा रहा हो, कोई चीज़ छिपा रहा हो और आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अक्सर मैं इसके लिए एक लाइन बताता हूँ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। मुस्कुराना तो खुशी का प्रतीक है, लेकिन गम को छिपाने के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो। तो मुस्कुराने से आप नहीं समझ पाएंगे कि वो उसकी अनुभूतियां क्या हैं। वो तो गम को छिपाने के लिए इस तरह से कर रहा है। जैसे आप बच्चों को देख लीजिए, बच्चा रो रहा है और उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन उसके रोने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि इसके जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये बनावटी आंसू है, बनावटी आंसू है। कोई आप पर गुस्सा हो रहा है तो उस गुस्से को भी देख करके आप समझ सकते हैं कि नहीं भैया, ये बनावटी गुस्सा है। कोई प्रेम दिखा रहा है तो आप समझ जाते हैं कि नहीं भैया, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये बनावटी प्रेम है। कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो आप समझ जाते हैं ये तारीफ नहीं है, ये चापलूसी नहीं है। समझते हैं ना? तो ये जो समझना है, ये सही समझना है, और तब फिर आप उसके अनुसार अपने जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं। पहला पॉइंट जो समझने की चुनौती है वो देखिए। समझने के लिए गोलमैन ने एक दूसरा मॉडल भी दिया, दूसरी बात भी कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो दूसरा व्यक्ति है, आप इसकी जगह पर स्वयं को रख दीजिए। बस इसकी जगह पर स्वयं को रख दीजिए और फिर अपने से ये प्रश्न कीजिए कि अगर इसकी जगह यहां मैं होता तो मैं क्या करता। जिसे बाइबल में एक तरीके से कहा गया कि दूसरों के साथ वो व्यवहार मत कीजिए जो आपको खुद पसंद ना आए। तो सीधी सी बात है कि जब मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है कि मैं भी उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करूं। जैसे गांधी जी ने कहा था ना, अक्सर आपने एनसीईआरटी की किताबों में देखा होगा कि पूरा लिखा हुआ होता है उनका, कई किताबों में। और फ्रंट में मतलब एक दो पेज पलटिए तो उसी में लिखा होता है कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। अपने देशवासियों से कहा कि जब तुम कोई भी काम करो तो तुम्हारे आंखों के सामने वो गरीब आदमी की आंखें होनी चाहिए जिसमें आंसू भरे हुए। मैं भाव केवल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो तुम्हारे काम का पैमाना केवल ये होना चाहिए कि कैसे उसके आंखों के आंसू सूख सके, उनके उसके आंखों के आंसू पहुंच सको। बस तुम उसके आधार पर डिसीजन ले लो कि तुमको क्या करना है। तो इस तरीके से जब आप उसकी जगह खुद को रख करके देखेंगे तब फिर समानुभूति की स्थिति आपकी बन जाएगी और आप परफेक्ट सिचुएशन में आ जाएंगे। आपका जो बैलेंस होगा वो बिल्कुल सही बैलेंस होगा, क्योंकि अब आप समान रूप से सोच रहे हैं ना। उसकी जगह पर खुद को रख करके आप बिल्कुल वही अनुभूतियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उन्होंने चौथा पॉइंट दिया। फ्रेंड्स, अब पांचवें और हम आखिरी पॉइंट पर आते हैं, वो है सामाजिक दक्षता। सामाजिक दक्षता जिसे आप कहते हैं सोशल स्किल। ये एकदम अब व्यावहारिक पक्ष है, ये बिल्कुल ही व्यावहारिक पक्ष है कि अब आप समाज के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसे आप इंटरपर्सनल एक्शन कह सकते हैं, जिसे सेलोवी और मेयर ने एक तरीके से भावनाओं का प्रबंधन कहा। ये है। तो पहली बात तो यह कि जो भावनाओं का जो प्रबंधन होता है उस पे हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के दूसरों के साथ हमारे संबंध हों
कि उस संबंध से दूसरे को भी लाभ मिले और दूसरों को भी लाभ मिले, यानी कि समूह को भी लाभ मिले। ये नहीं कि सिर्फ हमें उसका फायदा हो। अगर आप सोचेंगे कि हमें फायदा होगा तो बात बनेगी नहीं, जिसको आजकल की लैंग्वेज में कहा था विन विन सिचुएशन, यानी कि दोनों ही उस मामले में विजयी हो रहे हैं, दोनों की जीत हो रही है, राइट। इसके लिए फिर वो कुछ उपाय बताते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या करना चाहिए, मतलब किस किस तरीके की दक्षताएं हमारे अंदर, आप यूं कह लीजिए कि होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि आपके सामने कोई समस्या आई है, तो इस समस्या के समाधान के समय में आप देखिए कि आप कैसे इसका समाधान सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं, नकारात्मक तरीके से नहीं। नकारात्मक तरीके का तो मतलब है कि आप उसे खराब कर दीजिए, या आप यूं कह लीजिए कि उसे खत्म कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका भाई से झगड़ा हो गया, अक्सर होते ही रहते हैं। अब आपको लगता है यार कि अब इसका एक ही उपाय है कि इनसे बातचीत करना बंद कर दो, इनसे अलग हो जाओ और ख़त्म, वो अपना देखें हम अपना देखें। ये एक तरीका हुआ, तो मामला तो खत्म हो गया, ठीक है, समस्या का समाधान आपने निकाल लिया, लेकिन वो नकारात्मक समाधान हुआ क्योंकि संबंध खराब हो गए। सकारात्मक समाधान उसका ये होगा कि किस तरीके से हम उन बिंदुओं को आइडेंटिफाई करें जो हमारे विवाद के कारण बनते हैं, या तो उनकी सीमाएं बना लें या उन बिंदुओं को उठाना छोड़ दें, और जहां पर हमारे संबंध बन सकते हैं या भावनाएं मिलती हैं, विचार मिलती हैं, उसके आधार पर हम अपने संबंधों को बनाए रखें। तो कहते हैं कि ये समस्याओं के बारे में अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक होगी तो हमारे संबंध खराब नहीं होंगे। देखिए, संबंध खराब करना तो सबसे आसान है, वो तो चीज़ों को नष्ट कर देना है, लेकिन नष्ट कर देने से बात नहीं बनेगी ना। मान लीजिए कि आप एक संगठन में हैं, आप एक संगठन के हेड हैं, आप कलेक्टर हैं, आप कमिश्नर हैं, आप मंत्री हैं, आप अपने घर के बड़े हैं, कुछ भी हैं, तो आपको इस संगठन को चलाना है, आपको उस विभाग को चलाना है, आपको देश को, अपने मंत्रालय को चलाना है, आपको अपने परिवार को चलाना है। तो परिवार को चलाने के लिए या संगठन को चलाने के लिए सबको जोड़कर रखना आवश्यक है, यानी कि आप तो इसका नेतृत्व कर रहे हैं ना। तो जब आप सबको खारिज करते चले जाएंगे तो फिर नेतृत्व करेंगे किसका? सब आपसे अलग होते चले जाएंगे, तो चीज़ों को नष्ट करना हो गया। दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो ये कि अगर आपको किसी चीज का कुछ बुरा लग रहा है तो उसे आप सही तरीके से बताइए, मतलब बहुत ही बदतमीजी के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ, उपेक्षा के साथ, अपमानित करके आप मत फीडबैक दीजिए। वो कहते कि नहीं, देखिए फीडबैक देना जरूरी है, मतलब मैं ये नहीं कहता, मतलब गोलमैन कहते कि आप उसे बर्दाश्त करते रहिए। मान लीजिए किसी की कोई आदत आपको बुरी लगती है, तो बुरी लगती है तो यार छोड़ो, चलो मैं बर्दाश्त करता रहता हूँ, क्योंकि अगर इनको मैं कहूँगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा या हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, तो हम डरते हैं, फिर उसको अवॉइड करते रहते हैं। लेकिन होता ये है कि चूंकि उनको तो पता नहीं है, तो बार बार अपने उसी व्यवहार को रिपीट करते रहेंगे। उसका नतीजा क्या होगा कि आपको बार बार बुरा लगता रहेगा। जब आपको बार बार बुरा लगता रहेगा तो स्वाभाविक है कि धीरे 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 आपकी जो निगेटिविटी है उनके प्रति बढ़ती चली जाएगी, और निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी तो आपका व्यवहार भी धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। देखिए, रूखा होता चला जाएगा। मजबूरी में आप सब बर्दाश्त कर रहे हैं और जहां आपको मौका मिलेगा वो फट पड़ेगा, रिलेशन खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि नहीं, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, बाकायदे आप फीडबैक दीजिए, और फीडबैक बहुत सही तरीके से दीजिए। इस तरीके से दीजिए कि जिसको आप फीडबैक दे रहे हैं उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसको ठेस न पहुंचे। हम लोग अक्सर क्या होता है कि अपने से नीचे के लोगों को जब कुछ कहते हैं तो उनकी डिग्निटी का ध्यान नहीं रखते। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑटो वाले से आप गुस्सा हो गए या उसको कुछ बताना चाह रहे हैं, तुमको ऑटो ठीक से चलाना नहीं आता, तो आप देखिए कि फिर हमारा व्यवहार क्या होता है। हम गुस्से में आकर के, इमोशन के कब्जे में आकर के कुछ भी आए बाएं साए कहने लगते हैं, कुछ भी अंट संट बकने लगते हैं कि तुमको ऑटो ही चलाना नहीं आता, ऐसे कोई ऑटो चलाता है क्या, तुमको किसने लाइसेंस दे दिया। तो इससे क्या है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो ये सामाजिक दक्षता नहीं है, इसे ये कहते हैं कि ये सामाजिक दक्षता नहीं है।
हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, जिस संगठन में भी आप काम करते हैं, जिस संगठन में भी काम करते हैं, उस संगठन को आगे ले जाना, यानी कि उस संगठन का अपना एक उद्देश्य है और इस उद्देश्य की आपको पूर्ति करना है। आपको एसपी बना दिया गया, आपको कलेक्टर बना दिया गया है, आपको किसी विभाग का सचिव बना दिया गया है, तो आपको एक दायित्व दिया गया है और वही दायित्व आपका उद्देश्य है, आपको इसकी पूर्ति करनी है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए याद रखिए कि जो संबंध शून्यता है, ये सबसे गलत विकल्प है। संबंध शून्यता, संबंध शून्यता का मतलब है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहें कि भैया मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी यार, वो बहुत बेकार है, वो सुनता नहीं है या चीज़ों के जवाब बड़े उटपटांग तरीके से देता है, तो मुझे उससे बात ही नहीं करनी। इसी को कहते हैं संबंध शून्यता, यानी कि आप एक तरह से संवाद को खत्म कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। तो इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप अपने काम के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या करें? तो वो कहते हैं कि नहीं, कम से कम कार्य संबंधी संबंध तो बने ही होने चाहिए। कार्य संबंधी संबंध, चाहे वो आपके सीनियर हो, चाहे वो आपके जूनियर हो, क्योंकि अगर आप जूनियर से संबंध तोड़ देंगे तो सीधी सी बात है कि आपका काम करेगा कौन? सारे काम आप खुद करेंगे क्या? और अगर आप सीनियर से संबंध तोड़ देंगे तो फिर तो और ही मुश्किल हो जाएगा। तो भले ही आप पर्सनल उस पर मत जाइए, बहुत ज़्यादा मत रखिए, लेकिन जहाँ काम की बात होती है वहाँ तो आप बाकायदे उनसे इंटरेक्शन कीजिए। संवाद की स्थिति बाकायदे बने रहना चाहिए। इसके बाद फिर जो एक और पॉइंट वो देते हैं, और ये हमारे लिए लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि जब आप किसी भी विभाग का नेतृत्व करते हैं, किसी भी समूह का नेतृत्व करते हैं, तो नेतृत्व करने के दौरान आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप उनको वर्क अलॉट करते हैं, यानी कि कार्य का आवंटन करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में आप देखिए कि आप ही निर्धारित करते हैं किसको आप एसडीएम बनाएंगे, किसको आप एडीएम बनाएंगे, किसको आप किस विभाग में रखेंगे, किसको आप किस क्षेत्र में भेजेंगे। ये सारे अधिकार आपके पास होते हैं। तो जब आप कार्य का आवंटन कर रहे हैं तो ये आवंटन आप कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है कि यह आवंटन आप तभी बहुत अच्छे से कर सकते हैं जब इस समूह के प्रत्येक जो व्यक्ति हैं या जिनसे आपका काम पड़ना है, उन व्यक्तियों की बाकायदे वही चले जाए क्षमताएं, कमजोरियां, उनकी विशेषताएं, उनकी अनुभूतियां, उनकी रुचियां, इन सब को आप जानें। यानी कि यहाँ भी बात है समझने की। जब आप उनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अच्छी तरह से जान जाएंगे, तभी आप अपने कार्य का आवंटन सही तरीके से कर पाएंगे। और अगर कार्य का आवंटन सही होगा तो कार्य का संपादन सही होगा, और अगर कार्य का संपादन सही होगा इसका मतलब है कि आपका नेतृत्व भी सही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स उन्होंने कुछ सोशल स्किल की बात कही। यहाँ भी आप पाएंगे कि इनडायरेक्ट में जो गोल्डमैन है वो सतर्क कर रहे हैं कि आपको केवल इमोशन की जकड़न के आधार पर निर्णय नहीं लेनी है, बल्कि इस स्किल को सीखना है। और शब्द प्रयोग किया गया स्किल। स्किल तो सीखी जाती है ना, ये कोई जन्मजात चीज नहीं है। इसे आप सीख सकते हैं और अभ्यास करते 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 धीरे धीरे ये चीजें आपके अंदर आती चली जाएंगी। कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नेतृत्व करने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग तो फॉलोअर्स बनना पसंद करते हैं, क्योंकि फॉलोअर्स को कुछ करना नहीं है। फॉलोअर्स को तो केवल फॉलो करना है ना, वो पीछे पीछे चलता चला जाएगा, उसको निर्णय ही नहीं लेना है। निर्णय तो नेतृत्व करने वाले को लेना होता है। तो नेतृत्व कर सके, सही निर्णय ले सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समूह के सदस्यों की इन सारी बातों को, उनके इमोशंस को और थॉट्स को वो समझे, और उन समझने में वो अपने इमोशंस और थॉट्स को मैनेज करे। ये नहीं कि भैया ये मेरा प्रिय है तो इसे भले ही दक्षता नहीं है, लेकिन इसे आपने बड़ी जिम्मेदारी का काम दे दिया, वो उसे कर ही नहीं पा रहा है। आपको किसी से थोड़ी सी चिढ़ हो गई है, किसी वजह से निगेटिविटी आपके मन में आ गई है, लेकिन वो दक्ष बहुत है, आपको मालूम है कि ये इस काम को कर सकता है, लेकिन पता लगा कि आप उसे नहीं दे रहे। तो दोस्तों ये है
आप यूँ कह लीजिए गोलमैन का मॉडल, जिसे आप एक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। मैं यहाँ उनके शीर्षक एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैंने विस्तार से समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई बात बहुत कठिन लगी होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इसे फिर सुने, किताबों का सहारा लें, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो पहली बात उन्होंने कही स्व जागरूकता की, जो सेल्फ अवेयरनेस है। दूसरी उन्होंने बात कही आत्म नियमन की, जो सेल्फ रेगुलेशन है। तीसरी बात उन्होंने कही आत्म अभिप्रेरण की, जिसे आप कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। और फिर चौथी बात उन्होंने कही समानुभूति की, जो है फ्रेंड्स एम्पैथी। और फिर जो पांचवी और आखिरी बात उन्होंने कही सामाजिक दक्षताएं की, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सोशल स्किल। और इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। इनको थोड़ा सा आप व्यावहारिक रूप में अपनी तरफ से सोचने और समझने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर भी फाइंड आउट कीजिए कि आपसे कहाँ चूक होती है, कहाँ आपसे बिल्कुल सही तरीके से निर्णय भी हो जाते हैं। पाएंगे कि ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है। कह लीजिए सामाजिक व्यवहार का तुरुप का पत्ता है या जादू है। मित्रों, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इसे अपनाइए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और इसी के साथ ही मैं अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करूंगा। नमस्कार।